समझ नहीं आ रहा। देखो WWE कंपनी के अंदर हो क्या रहा है, इतने सारे नाम ऑलरेडी कंपनी से रिलीज हो चुके हैं, लेकिन अब WWE ने कंपनी से रिलीज कर दिया है द फील्ड ब्रे वायट को। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या इसके पीछे रीजन है, कैसे रेसलिंग वर्ल्ड इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है, इन सारी चीजों के ऊपर तो बात करेंगे। और साथ में थोड़ा सा दिमाग भी खराब है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी हैं रोमन रेंज से जुड़ी। तो सारी चीजों के लिए इस वीडियो को देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter। सबसे पहले ब्रे वाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस कल रात को WWE ने अपने ऑफिशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस बात को बताया ऑफिशियली कि उन्होंने ब्रे वाइट को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया। और जैसे ही ये चीज़ आई इंटरनेट के ऊपर, एकदम से इंटरनेट फट गया, रिएक्शंस आने शुरू हो गए, लोगों ने इसके ऊपर बातें करनी शुरू कर दी। ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है और क्या रीज़न है कि ब्रे वाइट जैसा सुपरस्टार, ब्रे वाइट द फील्ड वाला कैरेक्टर, उसको WWE ने कंपनी से रिलीज कर दिया। इससे पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन का रिलीज जैसे शॉकिंग था, सच बताऊं ब्रे वाइट का रिलीज मेरे लिए उससे भी ज्यादा शॉकिंग है। क्योंकि एक बार को ब्रॉन स्ट्रोमैन का मामला समझ में आ रहा था, चलो ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे, लेकिन ब्रे वाइट का सीन यहाँ पर कुछ डिफरेंट है। कैसे, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब ब्रे वाइट रिलीज हो गए कंपनी से, इसके बाद लोग इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग रिएक्शंस के ऊपर आए, मैं आपको रीजंस बताता हूं कि क्या चीजें सामने निकल कर आ रही हैं कि WWE ने ब्रे वाइट को रिलीज किया क्यों है। सबसे पहले जॉन लॉरेंटिस ने यह बताया ब्रे वाइट को, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि तुमको बजट कट्स की वजह से कंपनी से रिलीज किया गया है। बट गाइस एक्चुअल में मुझे सिचुएशन यहां पर थोड़ी सी डिफरेंट लगती है, क्योंकि ब्रे वाइट का बजट कट के अंदर रिलीज हो जाना, ये बात थोड़ी सी समझ के परे है। इसके बाद हमको इसके ऊपर और थोड़ी सी प्रोग्रेस पता चलती है कि क्या एक्चुअल में था। तो गाइस सबसे पहले तो ब्रे वाइट अपनी बुकिंग से क्रिएटिवली काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे WWE के अंदर, जिस तरीके से उनको बुक किया जाता था, और ये चीज उनको कंपनी के अंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। और गाइस इतना ही नहीं, जो सबसे बड़ी चीज इसके ऊपर मेरे को लगता है शायद जिस वजह से ब्रे वाइट रिलीज हुए हैं, रिपोर्ट ये भी है कि विंस मैकमैन और ब्रे वाइट की जो रिलेशनशिप है वो भी खराब होने लग गई थी। तो ऐसे में WWE नाम इसको बजट कट्स का दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर थिंग्स काफी डिफरेंट है। ब्रे वाइट को कंपनी में उतना मजा नहीं आ रहा था, विंस मैकमैन को ब्रे वाइट के साथ उनके रिलेशन सही नहीं लग रहे थे। उनको लग रहा था वैसे भी हम तो बजट कट्स कर ही रहे हैं, पैसे हमको बचाने हैं ही, तो क्यों ना ब्रे वाइट को भी कंपनी से रिलीज कर दिया जाए। लेकिन ऐसे में यहाँ पर हम फैंस का क्या, जो अपने फेवरेट सुपरस्टार्स को ऐसे जाते हुए देख रहे हैं, चलो एक आध का तो समझ में आता है। पहले हम देखते थे कि मिड कार्ड या फिर लो लेवल के सुपरस्टार जिनका यूज नहीं होता था उनको रिलीज करते थे, लेकिन अब वो सुपरस्टार जो उनको एक्चुअल में एंटरटेन करते हैं वही WWE कंपनी के अंदर नहीं है। तो ऐसे में मतलब पता नहीं इसके ऊपर क्या बोलना चाहिए। लेकिन गाइस बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर रिएक्शन दिए अपने, इवन पूरा रेसलिंग वर्ल्ड जो है इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है। सबसे पहले अगर मैं ब्रॉन स्ट्रोमैन के ट्वीट की बात करूं तो गाइस वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोग यहाँ पर ट्वीट देख सकते हो, ब्रॉन स्ट्रोमैन ने ऐसे हाथ फैलाए हुए हैं, ब्रे वाइट ने भी हाथ फैलाए हुए हैं, और ऐसे में दोनों यहाँ पर मतलब समझ जाओ आप लोग, ब्रदर आई एम वेटिंग का भी उन्होंने कैप्शन लिखा है। यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमैन किसी जगह पर ब्रे वाइट का वेट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ब्रॉन स्ट्रोमैन का ये वाला जो ट्वीट है ना, वो ये भी बताता है कि शायद वो WWE के अंदर वापस नहीं आ रहे। इसके बाद गाइस जो साशा बैंक्स है उन्होंने भी सिंपली ब्रे वाइट की, आपको पता है जो पहले वाला थीम सॉन्ग था उसके अंदर एक लाइन थी, उसी को उन्होंने कोट किया है, ही इज गॉट द वर्ल्ड इन हिज हैंड्स, और साथ में उन्होंने ब्रे वाइट को टैग भी किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर एडम पियर्स ने भी ब्रे वाइट के साथ अपनी फोटो डाली हुई है। और गाइस मैं आपको ये बता दूं, फाइट टीवी जो कि AEW के शोज को अपने, आपको पता है, प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाता है, उन्होंने भी यहाँ पर वो आंख वाली इमोजी लगाई है ब्रॉन स्ट्रोमैन के इस वाले ट्वीट को रिप्लाई करते हुए, और साथ ही साथ ब्रॉन स्ट्रोमैन ने उस चीज का भी रिप्लाई किया और वो डेविल वाली इमोजी बनाई है। तो क्या इससे ये हमको क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन तो ऑलरेडी AEW में जाने के प्लान से ब्रदर आई एम कमिंग करके, आई एम वेटिंग करके वो इंतजार कर रहे हैं। तो ब्रे वाइट भी यहाँ से जो है अब सीधा ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ जाएंगे AEW के अंदर। और ये देखकर काफी बुरा लग रहा है कि वाइट फैमिली जो एक टाइम पर हमको WWE के अंदर इतना ज्यादा एंटरटेन करती थी, आज उनमें से एक भी सुपरस्टार WWE के अंदर नहीं है। एंड सैडली आपको पता है ल्यूक हार्पर तो इस दुनिया में भी नहीं है। तो मतलब समझ में ये बात बिल्कुल ऊपर से जा रही है। ये तो मैंने आपको कुछ ही रिएक्शन दिखाया, लेकिन ऑलमोस्ट जो है काफी सारे लोग फैंस तो भाई बिल्कुल WWE के ऊपर इस समय गुस्सा है। और इस पॉइंट पर मुझे लगता है अगर आप ये सोच रहे हो कि कंपनी से सुपरस्टार रिलीज हो रहे हैं तो और वो दूसरी कंपनी में जा रहे हैं फिर धोखा दे रहे हैं, तो भाई मुझे लगता है इस मूवमेंट पर आपको दोबारा से सोचने की जरूरत है कि क्या आप ये चीज़ सही सोच रहे हो। जब कंपनी सुपरस्टार्स को इस तरीके से ट्रीट कर रही है तो ऐसे में सुपरस्टार के पास और ऑप्शन बचता क्या है? क्या वो अपना पेट पालने के लिए दूसरे प्रमोशन के अंदर जाएगा नहीं? ये यहाँ पर सिचुएशन है इस समय ब्रे वाइट के साथ, और मैं तो भाई हिल गया जब मुझे ये बात पता चली। बाकी आप लोगों के क्या रिएक्शन है मुझे आप लोग कमेंट करके बताना जरूर, लेकिन मूड इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा खराब है।
सीरियसली मतलब ब्रे वाइट का रिलीज होना बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। खैर ये तो ब्रे वाइट के बारे में बात हो गई, हम लोग अपनी अगली अपडेट्स के ऊपर आते हैं। और गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मैकडाउन के ओवरनाइट नंबर्स के बारे में। लास्ट वीक की अगर मैं आपको ओवरनाइट व्यूअरशिप बताऊं तो ये 2 मिलियन से जस्ट ऊपर थी, 2.04, लेकिन इस हफ्ते की बात करें तो ये घट चुकी है लगभग 6% के आसपास, और 2 मिलियन से नीचे रही ओवरनाइट नंबर्स 1.909 मिलियन व्यूअर्स। इस टाइम पर समझ सकते हैं कि व्यूअरशिप कम आ रही है, क्योंकि आपको पता ओलंपिक्स चल रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा हाइप रहती है, और वो भी स्पोर्ट्स का इवेंट है। रेसलिंग भी एक टाइप से आप लोग कह सकते हो स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है, तो जो कॉम्पिटिशन है वो थोड़ा सा तगड़ा हो जाता है। तो इस टाइम पर हम लोग ये नहीं कह सकते रेटिंग्स के मामले में कि भाई ये कम आ रही है, ऐसे अभी जो है मामला थोड़ा सा ऐसा सेटल रहने दो। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। और गाइज यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ WWE के बारे में पता चली। अभी आपने निक गेज और क्रिस जेरिको का वो धांसू डेथ मैच जैसा तो देखा होगा AEW के अंदर, जहाँ पर उन्होंने वो जहाँ पर ये स्टोरी सामने आई थी कि जो डोमिनोज पिज़्ज़ा है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि आपको पता है वो स्पॉन्सर है उनका AEW का, तो उनको इस चीज़ से काफ़ी दिक्कत हुई थी। तो गाइज रिपोर्ट ये सामने आई है कि WWE ने जानबूझ के इस वाली स्टोरीज को ज़्यादा रिपोर्ट करने के लिए बोला था कि भाई देखो कैसे डोमिनोज को जो है दिक्कत है AEW से। मतलब यहाँ पर WWE स्टोरीज बनवा रही है AEW के खिलाफ, कि मीडिया में AEW के अगेंस्ट में बातें हो कि कैसे उनके प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ चल रही है और जो स्पॉन्सर्स है वो उनसे नाराज़ हैं। मतलब ये बड़ी ही WWE की गंदी टैक्टिक है, अगर ऐसा सच में WWE कर रही है तो। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि विंस मैकमैन बैठ के कर रहे हैं, लेकिन जो आपको पता है मार्केटिंग की पूरी टीम होती है, ये ना सिर्फ अपने आप को मार्केट अच्छा करने से देखती है, बल्कि जो कंपटीशन होता है उसको कैसे नीचा दिखाया जाए उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम होता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से रिलेटेड है। तो एक्चुअल में अगर विंस मैकमैन क्वार्टर कॉल में आकर ये बोलते हैं कि WWE की AEW उनका कॉम्पिटिशन नहीं है, तो शायद वो बात सिर्फ कहने की है, बल्कि एक्चुअल में जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। पता नहीं भाई इस समय WWE इतनी ज़्यादा नेगेटिव वाइब क्यों आ रही है WWE से, बट हम फोकस ऐसी चीज़ों के ऊपर ही करेंगे। और बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और गाइस साशा बैंक्स आपको पता है स्मैकडाउन के शो पर आ चुकी हैं वापस। बियांका ब्लेयर के साथ पहले तो उन्होंने अपनी दोस्ती दिखाई, और उसके बाद वो उन्हीं के ऊपर टर्न होकर उनके ऊपर अटैक कर देती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इसके बाद इसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया है, फोटोज़ डाली हैं स्मैकडाउन से, और उन्होंने ये लिखा है कि वो अब कुकी कटर नहीं है। मतलब कैप्शन आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पे, तो उन्होंने बिच वर्ड का भी यूज़ किया है। अब कुकी कटर का मतलब क्या है यहाँ पर साशा बैंक्स कहना चाह रही है, वो बेसिकली ये कहना चाह रही है कि वो सेम स्टाइल सेम फॉर्मूला नहीं अपनाने वाली जैसे कुकी कटर करता है, सेम ही चीज़ करता है हर बार। साशा बैंक्स यहाँ पर कुछ डिफरेंट थिंग्स के साथ आई हैं, और लग भी रहा है भाई मेरे ख्याल से साशा बैंक्स को हील रहने की जरूरत थी, क्योंकि बियांका ब्लेयर ऑलरेडी एक फेस का काम कर रही हैं, और एक बड़ी फ्यूड तो चाहिए थी हमको समर स्लैम के लिए। तो साशा बैंक्स का वापस आना डेफिनेटली विमेंस डिवीजन को लिफ्ट करेगा, क्योंकि बेली भी आपको पता है इंजर्ड है। अब देखते हैं इनकी जो स्टोरी लाइन है वो कैसे प्रोग्रेस करती है और इसमें कितना हमको मजा आता है। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं। तो गाइस WWE ने एक और सुपरस्टार का नाम चेंज कर दिया, और ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि रेजिनाल्ड है। अब इनका नाम रेजिनाल्ड ना होकर बल्कि रेजी हो गया है, मतलब इसको WWE ने शॉर्ट कर दिया। और आपको पता है ये पहले तो नाम दो नाम होते थे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, पहले लास्ट नेम हटता था, अब तो एक नाम है उसको भी शॉर्ट करने लग गए। खैर जो भी है, रेजिनाल्ड काफ़ी एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी लग रहे हैं टेलीविजन के ऊपर। इस नाम चेंज से वैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और हाँ, उनका जो फ्रेंच एक्सेंट है उसको भी उन्होंने ड्रॉप कर दिया, तो कुछ डिफरेंट WWE रेजिनाल्ड के साथ कर रही है। और मुझे लगता है यहाँ से शायद हमको रेजिनाल्ड एक डिफरेंट टाइप के और अच्छे मतलब एंटरटेन करने वाले बंदे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने के बाद। तो अगेन WWE ने फैंस को एंटरटेन करना शुरू कर दिया है स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने के बाद। वही सेम मैच हमको देखने को मिलता है जो देखने को मिल रहा है रोमन रेंस के साथ उसोस, और अगेंस्ट में जॉन सीना एंड मिस्टीरियोस। बाकी यहाँ पर आप लोग कुछ फोटोज वगैरह देख सकते हो जहाँ पर हमको मैच की देखने को मिल रही है। सेम चीज़ हुई, जॉन सीना ने मतलब रोमन रेंस ने सबको जो है सुपरमैन पंच लगाया, एंड में जॉन सीना का एटीट्यूड एडजस्टमेंट आता है, और इस तरीके से उन्होंने अपनी टीम को जिता दिया। बाकी वो सेम चीज़ बातें बता के आपको वो भी बोर करने का भी कोई फायदा है नहीं। असली अखाड़ा के बारे में गाइस आपको बता देता हूँ, कल मंडे है, कल फाइनली आपके सामने सारी चीज़ें होंगी। लोग जैसे मैंने ऑलरेडी रिवील कर दिया था, बहुत सारे लोग गैस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत गैस कर रहे हैं, लेकिन कल आपके सामने होगा। और हाँ, हार्डकोर रेसलिंग फैंस हो तभी आपके लिए चीज़ है, कुछ स्पेशल है आपके लिए। बाकी अब ज़्यादा बोलूँगा नहीं, कल के इंतजार करो, थोड़ा सा कल के लिए इंतजार कर लो, और सारी बातें मतलब ऐसे खुल के आपके सामने होंगी। लेकिन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ। और मैंने आपको बताया ना WWE ने अपनी जो अर्निंग कॉल है वो करी थी, जो इस क्वार्टर की थी, क्वार्टर 2 की जो कॉल थी। और यहाँ पर WWE ने बताया था कि कैसे $265 मिलियन के आसपास उन्होंने कमाई करी है, जो कि $42 मिलियन ज़्यादा है पहले से।
जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। और गाइस इस बात को जब WWE ने अपने ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया, अपने पब्लिक रिलेशन जो अकाउंट है वहाँ से उन्होंने एस्टिमेट सब कुछ बताया, तो यहाँ पर उन्होंने फोटो में रोमन रेंस का यूज़ किया। और क्योंकि आपको पता है इस बार की अर्निंग कॉल में WWE को फायदा हुआ है, तो रोमन रेंस ने इसके ऊपर रिएक्ट किया और उन्होंने लिखा दे यूज्ड द राइट पिक्चर। अब अगर आपको समझ नहीं आया तो रोमन रेंस ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं कि भाई WWE को इस क्वार्टर में जो फायदा हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, वो ट्राइबल चीफ की वजह से हुआ है, वो यूनिवर्सल चैंपियन की वजह से हुआ है, और उसका जो पूरा क्रेडिट है वो रोमन रेंस खुद लेना चाहते हैं WWE के प्रॉफिट के लिए। वेल डेफिनेटली रोमन रेंस जैसा सुपरस्टार अगर ये बात कह रहा है तो उसके ऊपर ये बात सूट करती है, क्योंकि हमको पता है रोमन रेंस वो एक रीज़न है जिसकी वजह से इस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर काफ़ी सारे फैंस WWE को ट्यून करते हैं। इवन एक टाइम पर सिर्फ स्मैकडाउन के ऊपर यही एक स्टोरी लाइन थी जो पूरे WWE के अंदर हमको पसंद आती थी। हाँ, आज के टाइम में है और भी ज़्यादा, लेकिन रोमन रेंस के कह सकते हैं भाई बहुत ज़्यादा उनको क्रेडिट जाता है, और पिक्चर भी शायद इसलिए WWE ने उनकी ही यूज़ करी है। खैर, हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।